घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। क्या उदयपुर में सिर्फ 13 लाख में UIT कन्वर्टेड प्लॉट मिल सकता है, वो भी फ्री रजिस्ट्री के साथ? बिल्कुल मिल सकता है। तो चले आइए श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में, जहां सपने सच होते हैं। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 और 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आराम से मिल जाएंगे और साथ में कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 40 फीट और 30 फीट की वाइड रोड्स के साथ लश ग्रीनरी और एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, प्रॉपर डिमार्केशन, डामर रोड और प्लांटेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये एक UIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन के अपना घर बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी का लोकेशन भी परफेक्ट है। 150 फीट झाड़ोल हाईवे के पास और अमरगढ़ होटल से सिर्फ 7 मिनट दूर। स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो देर किस बात की, सिर्फ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं और अपने सपनों का प्लॉट श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में बुक करें। हमारा पुराना प्रोजेक्ट श्री सिद्धि विनायक विहार ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां फैमिलीज खुद के घर बना के ऑलरेडी रह रहे हैं। यहां आप घर बनाएं या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। अफोर्डेबल रेट्स पर प्रीमियम लोकेशन का फायदा उठाएं। आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में। जय तुशासनम जैनम जय तुशासनम। बोलिए आदि तीर्थंकर भगवान एक जयराट आदिनाथ भगवान की, सभी जयराट महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, महाराज की, सबको पुलकित कर देने वाले हमारे जीवन शैली को पुलक सागर जी महाराज की जोरदार जयकारा पूरी ऊर्जा के साथ। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित महानुभाव, जा रहा है परम पूज्य गुरुदेव की करुणामयी रश्मियां निरंतर चारों ओर आच्छादित हो रही है और गुरुदेव की कृपा से हम आज एक नया सूत्र लेकर, एक नया रहस्योद्घाटन लेकर यहाँ से जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आज के इस 19वें पावन पुनित सोपान दिवस के आगाज की ओर। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच विराजमान जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए प्रिंसिपल, प्राचार्य महोदय एवं संस्थापक जो भी विराजमान यहाँ सभा मंडप में हैं, उन सभी से विनम्र अनुरोध, कृपया गति के साथ मंच पर पधारें और गुरुदेव की छवि का चित्रणावरण एवं गुरुदेव के सामने दीप प्रज्वलन इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाए, प्रकाशमान बनाए, आनंदित बनाए। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, संस्थापक एवं प्राचार्य महोदय आपके इस प्रवचन में आप सभी आमंत्रित हैं, जिसमें जिन स्कूलों ने अपनी सहमति दी है, स्कॉलर्स अरीना, बड़ाला क्लासेस, सेंट एंथोनीज, DPS, रसिकलाल एम धारीवाल इंटरनेशनल स्कूल, आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पायोनियर पब्लिक स्कूल, सेंट्रल एकेडमी हिरणमंगरी, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरदारपुरा, स्टेप बाय स्टेप हाई स्कूल, द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
पारस जी सिंघवी, अशोक जी शाह, नीलकमल जी अजमेरा, श्रीमती सीमा जी फांदो, त्रिशला जी डागरिया, अंजना जी गंगवाल और रेणु जी अजमेरा। क्या बात आइए बढ़ते हैं दिव्य आशीष की ओर। मैं दिव्य आशीष का सोपान से हम गुजर रहे हैं। आइए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। गुरुदेव का गुणगान हमारे जीवन का एक निश्चित अंग बने। आइए बढ़ते हैं पावन पुनित प्रक्रिया की ओर। मैं गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने के लिए पुण्यार्जक परिवार त्वरित गति से पधारें। गोटी परिवार हाथ ऊपर उठाइए एक बार, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। बच्चों अपने हाथ ऊपर उठाइए, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। और इधर हाथ कम उठ रहे हैं, जो जो बैठे हुए हैं अपने अपने पूरे हाथ ऊपर उठाएं और एक बार जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हो मीठे रस से भरी जी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने प्यारे प्यारी गुरुवर तारी वाणी लागे, मने प्यारे प्यारी गुरुवर तारी वाणी लागे। हो मीठे रस से भरी जी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने प्यारे प्यारी गुरुवर तारी वाणी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरुवर तारी वाणी लागे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य करुणानिधि गुरुदेव। लोकेश जी 2 मिनट। बहुत बहुत साधुवाद सिंघवी साहब। जैसा कि यहाँ पर सारे स्कूलों के राजकीय और निजी विद्यालयों के छात्र और छात्राएं हैं, मेरे समक्ष जो मेरे आचार्य प्रवर विराजे हुए हैं। दिगंबर मुनि कैसा होता है? दिगंबर मुनि नग्न होता है और दिशाएं उसका वस्त्र होती है, और जिनके तन पर कपड़ा नहीं, मन में कोई राग द्वेष नहीं, जो मुनि नाता नहीं, कर्मों की निर्जरा करता है, वो दिगंबर मुनि होता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है, अंजुलि भर अन्न ग्रहण करता है और दिन भर भूखा रहता है और प्यासा रहता है और साधना में रत रहता है। जिसका देश उसका तपस्या है, जिसका मन निश्चल है, जिसका मन पावन है,
जो अहिंसा में विश्वास रखता है, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करता है, वो दिगंबर मुनि होता है। ऐसे दिगंबर मुनि, आचार्य, प्रवर, मनोज्ञ हमारे बीच पुलक सागर जी महाराज साहब विराजे हुए हैं। विभिन्न विद्यालयों से हमारे पास लगभग आज 3500 बच्चे हैं। एक बार हाथ उठाकर जो कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं, भारत भाग्य विधाता, आप इस भारत के भाग्य विधाता हैं, आप इस भारत को बनाने वाले हैं, आप इस हिंदुस्तान को बनाने वाले हैं, आप इस देश को नई ऊंचाइयों पर लेने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा विश्व के युवा हैं और वो युवा आप हैं, जिनको आज उनकी दशा और दिशा बदलने का कार्य हमारे मनोज्ञ संत आचार्य प्रवर पुलक सागर जी महाराज साहब करने वाले हैं। तो एक बार पुनः हाथ उठाएंगे, यहाँ पधारे। तो मेरे जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, तो आपके माध्यम से आज आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। एक बार सभी हाथ ऊपर उठाएंगे, एक बार सभी हाथ ऊपर उठाएंगे। पूरा पांडाल आज इन बच्चों के लिए, पूरा पांडाल हाथ उठाएगा। आप प्रतिदिन आते हैं, हमारे दिगंबर समाज, सकल दिगंबर जैन समाज के, सकल जैन समाज के लोग यहाँ हैं, सभी समाज के लोग हैं, सर्व समाज के सभी हाथ उठाएंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। वंदे 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 वंदे। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। आवाज कम है, एक बार पूरी आवाज के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ फिर से हाथ उठाएंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज साहब की, आचार्य पुलक सागर जी महाराज साहब की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। आचार्य श्री परमेश्वर का स्मरण करेंगे, जिस परमात्मा की कृपा से हम आज का सूरज देख रहे हैं। वरना कितने लोग होंगे जो समय से, आज की सुबह से पहले ही दुनिया से विदा हो गए होंगे। उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि उसने हमें आज का सूरज दिखाया, आज का ये माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे बाद आपको बोलना है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरीह, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध शुकनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ गुरुदेव श्री सर पुलक सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का, समस्त आचार्य संघ की जय। प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप भारत का भविष्य हैं, लेकिन कोई बात मत करना, वरना तुम्हारा तो भविष्य अच्छा, मेरा वर्तमान बिगड़ जाएगा। है ना? शांति से सुनना, जब मैं कहूं तभी बोलना, जो मैं पूछूं उत्तर दे देना। नहीं आए तो कोई बात नहीं, गलत उत्तर दोगे मुझे अच्छा लगेगा, सही दोगे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो बुरा लगेगा। ध्यान, आप सबको मैंने यहाँ बुलाया है, मैंने कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है, ना तुम्हें कोई संस्कार देने के लिए बुलाया है, क्योंकि ज्ञान उन्हें दिया जाता है जिनके पास ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो ज्ञान है ना,
संस्कार उन्हें दिए जाते हैं जिनके पास संस्कार नहीं है। तुम सब संस्कारित हो ना, इसीलिए यदि तुम संस्कारित नहीं होते तो आज संत की सभा में आकर नहीं बैठते। आप संस्कारित हैं, आपके पास संस्कार हैं, आपके शिक्षक गण मौजूद हैं यहाँ पर। इतने भी सीरियस नहीं बैठना है, मन करे तो बजा देना है ना। कोई सजा थोड़ी मिली है तुमको, मस्ती से प्रवचन सुनना, आनंद से सुनना है। तुम संस्कारित हो। जब तुम्हारे पास ज्ञान है और संस्कार है तो आप कहेंगे मैंने तुम्हें यहां बुलाया किस लिए है? मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मैं स्कूल जैसी तुम्हारी क्लास लूं, कक्षा लूं। मैंने इसलिए बुलाया है कि जो नहीं आ पाए हैं आज जो लेकर जाओ उनको बांट देना, तो तुम्हारा आना यहाँ पर सार्थक और सफल हो जाएगा। उन्हें दे देना जो यहाँ पर नहीं आए हैं। एक चीज और कहूँगा, ताली बजाना है तो ढंग से बजाना है ना। एहसान मत करना मेरे ऊपर जबरदस्ती का, है ना। दिलेरी से नहीं बजाना तो मत बजाना। ये खड़े रहेंगे इतनी देर, 1 घंटे, बैठ जा बेटा। लोकेश जी खड़े रहेंगे, थक जाएंगे। करगिल में मत खड़ा करो उनको, बिठा दो। इतना सो मत करो कि वो सो जाए। मान्यवर, मेरी बातों को सुनो और ऐसा माहौल क्रिएट करो कि किसी भी शिक्षक को तुम्हें इशारा ना करना पड़े कि चुपचाप बैठो। ध्यान रखना, यदि शिक्षक तुम्हें संभालने में लग गए तो वो कब सुनेंगे? ध्यान रखें। इसलिए इतने व्यवस्थित होकर बैठो, इतने आनंद से बैठो। आप कैसे बैठ रहे हैं ये आपके स्कूल का परिचय होगा कि आपको क्या सिखाया गया है वहां पर। ध्यान रखिए मान्यवर, एक कोई भी होशियार बालक यहां खड़ा हो जाए, कोई भी स्कूल का कहीं का भी एक बालक जो अपने आप को होशियार समझता हो, नहीं हो भी, मैं तो सबको होशियार समझ रहा हूं, किसी भी स्कूल का एक बालक, माइक, कोई भी एक बालक खड़ा हो जाए। अरे ऐसे खड़े होने में डरोगे तो क्या भारत का भविष्य बनाओगे मेरे भाई? हाँ, खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, सजा नहीं है, मुर्गा भी नहीं बनाऊंगा, घुटना भी टेक नहीं कराऊंगा। ये स्कूल नहीं है, इस बालक बालक बालक, बालक नॉट बालिका, बालक छात्र हाँ। खड़े होना है, कोई भी बॉयज खड़ा हो जाए, एक लड़का। इतने घबरा रहे हो, क्या बात है, ताली बजाकर इसका स्वागत करिए। वहीं खड़े रहो, वहीं वहीं। उसने हिम्मत की है, अभी प्रश्न के उत्तर की ताली नहीं है, उसकी हिम्मत की ताली है, जोरदार बजाइए उसके लिए। हजारों के बीच खड़े होना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। बेटा नाम बताओ अपना। प्रिंस। प्रिंस जैन। प्रिंस, आगे आगे। गुप्ता। गुप्ता। गुप्ता, प्रिंस गुप्ता। कौन सी क्लास? 12th पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA। बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है, जरूर बनोगे। एक प्रश्न पूछ लूं बेटा तुमसे, घबराओ नहीं, माइक हाथ में लो। हाँ जी। पूछ लूं? हाँ। क्या इसने सही बोला? ये महापुरुष थे, बोलिए, उत्तर दीजिए। सही बोला या गलत बोला? बोलो, सही बोला ना? मैं पुलक सागर कहता हूं इस बच्चे ने गलत बोला। हमारे देश में एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। बुरे बिल्कुल शांति से बिठा दो, डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे देश में एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। उस बालक ने हिम्मत की, उसकी मैं दाद देता हूं, लेकिन एक भी महापुरुष का प्रिंस जन्म नहीं हुआ हमारे देश में। हमारे देश में कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं होते। हमारे देश में मोहनचंद करमदास पैदा हुआ करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होते हैं। हमारे देश में कोई रानी लक्ष्मीबाई पैदा नहीं हुई, हमारे देश में कोई मनु पैदा होती है मेरे भाई। हमारे देश में विवेकानंद पैदा नहीं होता,
कोई नरेंद्र पैदा होता है। मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, महात्मा गांधी बनना पड़ता है, ध्यान रखना। लक्ष्मीबाई पैदा नहीं होती है, मनु पैदा होती है, लक्ष्मीबाई तो बनना पड़ता है। और कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता है, हमारे देश में कोई नरेंद्र पैदा होता है, आगे जाकर वो स्वामी विवेकानंद बनकर खड़ा हो जाया करता है। हमारे देश में कोई महावीर पैदा नहीं होता है, हमारे देश में कोई वर्धमान पैदा होता है और एक दिन वो महावीर बनकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, महापुरुष, महापुरुष समझ में आया? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष बनना पड़ता है जिंदगी में। ये लोग अपने सत्कर्मों से महापुरुष बने, ये लोग अपने आदर्शों से महापुरुष बने, ये लोग अपने सद्गुणों से महापुरुष बना करते हैं। और आपके बीच भी कोई विवेकानंद खड़ा हो सकता है, आपके बीच भी कोई रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हो सकती है, और आपके बीच भी कोई महात्मा गांधी बन करके खड़ा हो सकता। वो भी ऐसे ही थे, कोई पैदा नहीं होते हैं। मान्यवर, एक प्रश्न बालिकाओं से, छात्राओं से पूछो, कोई भी होशियार बालिका है ना, सभी होशियार है, फिर भी कोई एक बालिका, घबराओ नहीं, लक्ष्मीबाई ऐसे ही बन जाओगी क्या तुम, ध्यान रखना। हाँ, कोई भी एक बालिका खड़ी हो जाए, फटाफट खड़ी हो गई। ये वाला मोर्चा ऐसे ही है क्या? हाँ बोलो बेटा, नाम बताओ। प्रियांशी चौहान। क्या? प्रियांशी चौहान। प्रियांशी, प्रिंस, पुलक, सागर, सब पीपी ही इकट्ठे हो रहे हैं क्या? हाँ बेटा, एक प्रश्न आप बताओ, पूछ सकता हूँ? जी। कौन सी क्लास? कौन सी क्लास है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। एक प्रश्न का उत्तर दोगी? जी। पक्का दोगी? जी। दिल्ली में, दिल्ली जानती हो कहाँ? जी। कहाँ? भारत में। हाँ, भारत की क्या है वो? राजधानी। राजधानी, वेरी गुड। आपको बताना है कि दिल्ली में एक मिताली नाम की लड़की रहती है, उसको जानती हो? नहीं। वो तुमको जानती है? नहीं। क्यों? पता नहीं। अरे पता करो, फर्स्ट ईयर। क्यों नहीं जानती? अच्छा, वो नहीं जानती, छोड़ो उसका, तुम उसको क्यों नहीं जानती? मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की होगी, या वो फेमस नहीं है। क्यों नहीं है फेमस? पता नहीं। अच्छा, तुम फेमस क्यों नहीं? मैं फेमस बनूंगी आगे जाकर। अरे अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है। हाँ। तुम, है ना? एक बात बताओ, कभी उससे मिली भी नहीं हो तुम? नहीं। वो तुमसे नहीं मिली? नहीं। इसलिए भी नहीं जानते, कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, इंदिरा गांधी को जानते हो? हाँ। कब मिली? नहीं मिली। कभी नहीं? नहीं। एक बात बताओ, सीता को जानती? हाँ। कब मिली? नहीं मिली। फिर भी जानती हो? हाँ। तो एक बात याद रखना बेटा, इस बच्ची ने उत्तर दिया है कि दुनिया तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हें काम से जानती है, ध्यान रखना। बैठ जाइए। नाम कितना भी अच्छा रख लो, नाम से कोई नहीं जानता है। और प्रियांशी, मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हें भले वो दिल्ली की मिताली ना जाने, तुम भले उसे ना जानो, लेकिन अपने जीवन में से काम करना कि तुम्हारे काम से दुनिया जाने जिंदगी में, ध्यान रखिए। नाम से कोई किसी को नहीं जानता है, काम से जानते हैं लोग। यदि आपके पास कोई अच्छे काम है, कुछ कज गुजरने की ताकत है, तो लोगों से मिलो या ना मिलो, दुनिया तुम्हें अवश्य जानेगी, ध्यान रखना है। मुलाकात की कोई जरूरत नहीं, पहचान मिलती नहीं है, इस दुनिया में पहचान बनाना पड़ती है, ध्यान रखिए। तो पहली बात मैंने कहा कि कोई महान जन्म से नहीं होता, महान बनना पड़ता है। वो दुनिया किसी को नाम से नहीं, दुनिया आदमी को उसके काम से जाना करती है। तुम भारत का भविष्य हो,
तुम्हें अपनी पहचान खुद बनाना है, तुम्हें अपना नाम खुद करना है। लेकिन नाम यदि कोई अपना नाम श्री राम रख ले तो लोग उसकी वंदना नहीं करते हैं। कोई सीता रख ले तो लोग उसके चरण नहीं छूते हैं। चरण उनके छुए जाते हैं जो जीवन में राम और सीता जैसे काम किया करते हैं। दुनिया उन्हें प्रणाम करती है। विचार करना है। कल्पना चावला से आप कभी नहीं मिले, कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कल्पना चावला को लोग जानते हैं, सुनीता विलियम्स को लोग जानते हैं, भले इनसे मुलाकात हुई हो या नहीं हो। मान्यवर, कल्पना चावला के मन में एक बात थी, वह भी साधारण लड़की थी, वह भी आपके जैसी थी, लेकिन उसके मन में एक बात जगी थी कि दुनिया मुझे मेरे माता पिता के नाम से नहीं, मेरे माता पिता को मेरे नाम से जाने। ध्यान रखना, तो जीवन में कुछ सत्कर्म हुआ करता है। मान्यवर, मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल जाता था, मैं भी पढ़ता था, मैं भी उदयपुर जैसे शहर में तो नहीं, छोटे से गांव में पढ़ता था, लेकिन मेरे मन में भी ये भावना जागृत होती थी कि लोग मुझे मेरे स्कूल के नाम से नहीं, मेरा स्कूल मेरे नाम से जाना चाहिए। लोग मेरे स्कूल को मेरे नाम से जाने। आपसे पूछा जाए कौन से स्कूल में हो तो आप बता दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, आप ऐसे काम करो स्कूल आपको आपके नाम से जाने, तो हमारा पढ़ना लिखना सार्थक और सफल होगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ ऐसे काम करो। तुमसे अभी ये पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे माता पिता से है। और मैं पुलक सागर आज तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ा रहा हूं कि माता पिता से तुम नहीं जाने जाओ, तुमसे माता पिता का नाम होना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर, राम दशरथ पुत्र से नहीं, राम के कारण दशरथ का नाम सारी दुनिया में फैल जाया करता है। ऐसे सत्कर्म अपने जीवन में करो। एक बात और आपसे कहूंगा, एक गुब्बारा बेचने वाला जा रहा था एक स्कूल के सामने, और जैसे ही गुब्बारा बेचने वाला जा रहा था, एक 6 साल की बालिका वह गुब्बारे वाले के पास गई। गुब्बारा ऐसा था कि उसे छोड़ दो तो आकाश में उड़ा करता था। उस बालिका ने उस गुब्बारे वाले से पूछा कि लाल रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ बेटा, ये गुब्बारा उड़ जाएगा। बच्ची ने पूछा, ये नीले रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? बच्ची थी। गुब्बारे वाले ने कहा कि हाँ, ये गुब्बारा भी उड़ जाएगा। बोले, ये सफेद कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? बोले, उड़ जाएगा। उसने कहा, हर कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, बेटा, रूप और रंग से गुब्बारा नहीं उड़ता है, उसके भीतर जो गैस है उससे गुब्बारा आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि तुम कितने सुंदर हो, कितने खूबसूरत हो, कितने बदसूरत हो, इससे आकाश की ऊंचाइयां नहीं मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो गुण होते हैं वो तुम्हें आकाश की ऊंचाइयां प्रदान किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये मत सोचना कि हम काले हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हम हैंडसम नहीं हैं, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं। रंगों का जीवन में कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है जीवन में हौसलों का। ध्यान रखिए, जीवन में जिसके अंदर कुछ कच गुजरने के हौसले होते हैं वो आकाश की ऊंचाइयों में सफर करते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा, ना तो आदमी जन्म से महान होता है, ना आदमी नाम से महान होता है, ना आदमी रूप रंग से महान होता है। महान होता है अपने हौसलों से, कुछ कच गुजरने की ताकत से जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। और एक बात और कहता हूं, इस सभा में इतने बालक बालिकाएं बैठे हैं, हर कोई तो रिच फैमिली का नहीं हो सकता है, हर कोई धनपति की औलाद नहीं हो सकता है, कई गरीब भी यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि धनपति की औलाद होने से कोई दुनिया में यश को प्राप्त नहीं करता है, ज़्यादा पैसे वाले होने से भी दुनिया में हम महान नहीं होते हैं। और ये भी मत सोचना कि हम गरीब हैं तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अब्दुल कलाम जानते हो? नहीं जानते? कौन है अब्दुल कलाम? कौन है जो तुम्हारे घर के बाज में अजान देता है? वो कौन है अब्दुल कलाम? देश के राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन बन करके जिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, वो अब्दुल कलाम किसी करोड़पति के घर में पैदा नहीं हुए थे,
साउथ में उनके घर रामेश्वरम में एक गरीब की झोपड़ी में पैदा होते हैं और इमली के बीज बेच बेच कर, अखबार बांट बांट कर अपनी पढ़ाई करते हैं। आपसे निवेदन है बालक बालिकाओं, प्यारे भारत के भविष्य, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि कभी मत सोचना कि गरीबी हमारे विकास में बाधा बनेगी। गरीबी विकास में कभी बाधा नहीं बना करती है, ध्यान रखना। अब्दुल कलाम गरीब के घर पैदा होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री गरीब के घर पैदा होते हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा भी नहीं था, 4 आने मिलते थे चने खाने के लिए। नदी में बाढ़ आ जाती थी, क्या करें, कैसे उस पार स्कूल है, पुस्तकें हाथ में होती थी, ध्यान रखना है। वह सोचते थे कि इस चने से यदि नाव पार करूंगा तो फिर आज खाना क्या खाऊंगा, ध्यान रखना। ऐसा गरीब बालक पुस्तक अपने दोस्तों को देता है, नाव नहीं तैर कर आई हुई उफान में उफनती नदी को पार करता है और वह एक दिन गरीब बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़ा हो जाया करता है। पैसा कभी विकास में बाधक नहीं होता है मान्यवर, अभाव कभी बाधक नहीं बनेंगे, रूप रंग तुम्हारी तरक्की में बाधा कभी नहीं बनेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गरीबी कभी जिंदगी की रुकावट नहीं बन सकती है। बेहतरीन शिक्षा जीवन का विकास किया करती है मेरे भाई। मान्यवर, सूरज डूब भी जाए तो ज्ञान का दिया अंधेरे में भी रोशनी प्रदान किया करता है, ध्यान रखिए। आप ज्ञान को प्राप्त करो। माता पिता तुम्हें भेजते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं, तुम्हें अच्छी सी अच्छी वस्तु दिलाने का प्रयास करते हैं, अपने लिए हल्के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। वह तुम्हें स्कूल भेजते हैं, पढ़ने को भेजते हैं, ताकि एक अच्छे इंसान बनकर के तुम इस दुनिया में जियो, इस देश में जियो। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करने चाहता हूं, हमारे देश में कितने भी गरीब हों या अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर के खड़ा हो जाया करता है, ध्यान रखना। कोई बाधा नहीं है, रुपए पैसे। एक बात याद रखना, बेहतरीन पढ़ाई होना चाहिए। यदि आपने पढ़ाई अच्छी की है तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। लड़के कहते हैं, बेटियां कहती हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। गया वो पुराना भारत जहां दर दर भटकना पड़ता था नौकरियों के लिए। अब इतनी कंपनियां आ गई हैं, थोड़ा सा टैलेंट तुम्हारे पास हो तो 1-2 लाख कमाना आज के बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। थोड़ा सा टैलेंट तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बेहतरीन शिक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि वो आपके पास है, मैं विश्वास दिलाऊंगा, ऐसी पढ़ाई करो और ऐसे संस्कार जीवन में ग्रहण करो, तुम्हें कंपनियों के दरवाजे नहीं खटखटाना पड़े, कंपनियां स्वयं तुम्हें ऑफर दे कि हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हें नौकरी प्रदान करते हैं। योग्यता पैदा करो मेरे भाई। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ, एक बात जिंदगी में याद रखना। आजकल एक बन गया है, आदमी ने दिमाग में लगा लिया है, वह गांव की बच्ची शहर में पढ़ेगी, शहर के बच्चे बड़े शहर में जाएंगे, वहां के दिल्ली में जाएंगे। मेरे भाई, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। एक बात याद रखो, जो योग्य होते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, जिन्हें हकीकत में पढ़ाई करना है, गांव में पढ़कर भी लोग कलेक्टर बना करते हैं और कमिश्नर बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के भी बच्चे जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि महंगी महंगी फीस होती है वो स्कूल अच्छा होता है? सोच बना रखी है दिमाग में, महंगा फर्नीचर वो स्कूल बहुत अच्छा है, सुंदर भवन वो स्कूल बहुत अच्छा है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि होगा, अच्छा भवन बनना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सभी बच्चों से कि अच्छे फर्नीचर और अच्छे भवन और अच्छी किताबों से आदमी महान नहीं बनता। अरे अच्छा स्कूल वो होता है जहां अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, वो स्कूल बहुत
अच्छा होता है। फर्नीचर अच्छा होने से थोड़ी हमारा जीवन बन जाएगा, भवन अच्छा होने से थोड़ी जीवन बन जाएगा, खेल कूद का मैदान बड़ा होने से हमारी जिंदगी नहीं बना करती है, स्विमिंग पूल होने से जीवन नहीं बना करता है। जीवन बनता है अच्छी पढ़ाई करने से। ध्यान रखिए, वो स्कूल सबसे अच्छा है जहां पढ़ाई ईमानदारी से कराई जाती है। ध्यान रखिए, पढ़ाई से जीवन महान बनेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जिन्हें पढ़ना होता है ना, वो स्ट्रीट लाइट के उजाले में भी बैठकर पढ़ाई कर लिया करते हैं। वो जिन्हें नहीं पढ़ना है, वो महंगे महंगे स्कूलों से भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए। मालूम है, अच्छी शिक्षा में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? मालूम है आपको? महाभारत देखी, सुनी तो होगी, नहीं सुनी? बोलो हाँ या ना। सुनी है ना? दुर्योधन कितने भाई थे? बोलो 400। कौरव पांडव कितने भाई थे? 5 पांडव 100 कौरव। दोनों का स्कूल कौन सा था? बोलो। राजकीय विद्यालय? नहीं, एक आश्रम में पढ़ते थे। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य 100 कौरव और 5 पांडवों को एक सी क्लास, एक सी शिक्षा, एक सा अध्ययन कराते थे। एक दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव जरा ये बताओ, अर्जुन हर चीज में फर्स्ट आता है, मैं नहीं आता हूं, क्या वजह है? अर्जुन धनुष चलाने में सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन युद्ध विद्या में सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ है। बताओ गुरुदेव, हम पीछे क्यों हैं और वो आगे क्यों हैं? मान्यवर, इसका उत्तर क्या होगा? अर्जुन भी एक इंसान है, दुर्योधन भी एक इंसान है। मान्यवर, एक हर जगह प्रथम आता है और एक हर जगह हार जाता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, मेरी शिक्षा में पक्षपात नहीं है। आज स्कूल में भी आप देखना 40 मिनट का पीरियड होता है। मेरे समय अभी कितने का? 40 का ही है ना? नहीं, मैं समझा शायद चेंज हो गया हो, क्योंकि अब तो मैच भी 20-20 हो गए हैं। ध्यान रखना है। 40 मिनट के पीरियड में एक टीचर एक क्लासरूम में 30-40 बच्चों को एक सा लेक्चर देती है। क्या वजह है? कुछ बच्चे 100 नंबर लाते हैं, कुछ 90 लाते हैं, कुछ 80% लाते हैं। टीचर ने अलग अलग पढ़ाया कि एक सा पढ़ाया? बोलिए, एक सी शिक्षा दी ना शिक्षक ने? द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें भी पढ़ाता हूं, युधिष्ठिर को भी पढ़ाता हूं, मैं दुर्योधन को भी पढ़ाता हूं, लेकिन हमेशा दुर्योधन नंबर 1, अर्जुन नंबर 1 आता है। मालूम है क्यों आता है? इसलिए कि तुम जितने भी लोग बैठे हो, तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना टीचर पढ़ाता है, और अर्जुन उतना नहीं पढ़ता, घर जाकर होमवर्क करता है। मान्यवर, वो टीचर से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करता है, इसलिए वो हर जगह नंबर 1 आया करता है। जो बच्चे केवल स्कूल की पढ़ाई करते हैं, वो अव्वल नंबर पे कभी नहीं आते। जो घर जा कर के और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो जीवन में कभी फेल नहीं हुआ करते हैं, जीवन में आगे। हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो 30% शिक्षक का ज्ञान और 70% होमवर्क से हम जीवन में सफल हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, होमवर्क जरूर करो, घर में जाके पढ़ाई जरूर करो। ध्यान रखना,
अकेले शिक्षक के भरोसे आप 100 नंबर नहीं ला सकते हैं, स्वयं की भी मेहनत करना पड़ेगी। तो अर्जुन उतना पढ़ता था जो टीचर ने पढ़ाया उससे भी आगे का पाठ पढ़ के आता था। आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आज का तो याद करते ही था, वो कल जो पढ़ाना है उसे भी पढ़ के आता था, लोगों को और को बाद में समझ में आता था, और अर्जुन को सबसे पहले पाठ समझ में आ जाया करता था। आपसे निवेदन है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, जिंदगी तुम्हें बनाना पड़ेगी। एक बात याद रखना, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बना करता है, ध्यान रखना। जब वह पानी 100 डिग्री में जाके उबलता है तब भाप बन करके ऊपर उड़ा करता है। जो बच्चे ये सोचते हैं 80% में भी चलेगा, 90% में भी चलेगा, मेरे भाई ध्यान रखना, ये गुनगुने पानी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 100% की तैयारी करोगे तब जीवन में 90% अंक आया करते हैं। मान्यवर, आप कहोगे पढ़ाई बहुत कठिन है, पढ़ाई ज्यादा कठिन नहीं, पढ़ाई बहुत सरल है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह है, अपनी जिंदगी को कभी भी गमले का पौधा बनाने की कोशिश मत करना, ध्यान रखना। एक गमले का पौधा होता है और एक जंगल का पौधा होता है, दोनों में बड़ा अंतर आता है। गमले के पौधे को यदि 4 दिन पानी ना दो, 8 दिन पानी ना दो तो मुरझा जाता है, और जंगल के पौधे को केवल बरसात में पानी मिलता है, 8 महीने हरा भरा खड़ा रहता है। वह लड़ता है, वह संकट सहता है, वह कष्ट सहता है, वह सुविधाओं में नहीं रहता है। गमले का पौधा सुविधा में रहता है। आपसे निवेदन है, ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो, ज्यादा सुविधा में मत जियो, क्योंकि सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाया करता है, ध्यान रखना। राम तो राजपुत्र थे, राम तो राजकुमार थे, लेकिन जब उन्हें वशिष्ठ शिक्षा देने आते हैं वह दशरथ से कहते हैं अपने पुत्रों को जंगल में मेरे साथ भेजो, आश्रम में पढ़ने के लिए मेरे साथ भेजो। दशरथ ने कहा मैं महल में व्यवस्था करता हूँ, आप वहां मत पढ़ाओ, जंगल मत ले जाओ, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। वशिष्ठ ने कहा जंगल में जाकर के मेरे छात्र बनेंगे, ये प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे, राजमहल में ये राजकुमार तो बन सकते हैं लेकिन ये एक महान इंसान नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिए। वशिष्ठ उन्हें जंगल में लेकर के गए, लकड़ी काटना, जंगल जाना, भिक्षा मांगना, गुरु को भोजन कराना, फिर भोजन ग्रहण करना, ध्यान रखना है। कठोर परिश्रम होता था। पहले की शिक्षाओं में किताबें नहीं, ध्यान रखना, किताबों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, अनुभव और आचरण की शिक्षा दी जाती थी। एक बात बताओ, यदि राम जी 12 वर्ष अध्ययन किया उन्होंने आश्रम में, यदि राम जी 12 वर्ष ये जंगल की विद्या नहीं सीखते तो एक बात बताओ, क्या वो 14 वर्ष का वनवास काट सकते थे? नहीं। यदि तुम्हें दे दिया जाए, तुम कहोगे या तो अदालत चलो या हम सुसाइड करते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, ध्यान रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने जीवन में गुरुओं से सीखा है। आपसे निवेदन करूंगा ज्यादा सुविधाओं में ज्ञान मत करो, क्योंकि ये सुविधा हमेशा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक दिन अमीर भी गरीब हो जाता है, लाखपति भी खाकपति हो जाता है, और जिस दिन ये सुविधाएं नहीं रहेंगी तुम्हें जिंदगी बोझ महसूस होगी। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगा दोगे तुम, ध्यान रखना है। मैं कहता हूं कि साधनों में नहीं, साधना के साथ हमारा ज्ञान होना चाहिए। हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सीखो, ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो कि हमें महंगा मोबाइल चाहिए, हमें महंगी कार चाहिए। अरे मेरे भाई, ये आज है कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। वैसा भी जीना सीखो, हर हाल में जीना सीखो मेरे भाई। यदि ज्यादा सुविधाओं में जिए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैंने तुम सबको बुलाया है यहां, तुम्हारे माँ बाप ने विचार किया होगा कि मेरा बेटा सीए बने, मेरा बेटा एमबीए करे, मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, मेरी बेटी अच्छी इंजीनियर बने। ये तुम्हारे माँ बाप का सपना है, हर माँ बाप का यही सपना होता है। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। मान्यवर, माँ बाप कहते अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बनो। मैंने तुम्हें बुलाया है,
अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन पाओ या ना बन पाओ, अच्छे इंसान बन करके दुनिया में खड़े हो जाओ। ध्यान रखना, आज जो यहां पर नजारा दिख रहा है ये कोई प्रवचन सभा नहीं है। मैंने तुम जैसे इंसानों को इंसान बनाने के लिए 1 घंटे की ये फैक्ट्री यहां पर खोली रखी है। ध्यान रखना, यहां से अच्छे इंसान बन करके तुम्हें जाना है। मान्यवर, एक अच्छा इंसान 100 डॉक्टरों से बढ़ के होता है। एक अच्छा इंसान 100 सीए से बढ़ के होता है, और एक अच्छा इंसान 100 इंजीनियर से बड़ा होता है। मान्यवर, जब बुरा इंसान राजनीति में जाता है तो राजनीति दूषित होती है। जब बुरा इंसान डॉक्टर बनता है तो सेवा व्यापार बन जाया करती है। जब बुरा इंसान इंजीनियर बनता है तो एक बात ध्यान रखना, वह अपनी पढ़ाई को बर्बाद करता है। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं कि अच्छी ऊंची डिग्रियां तो हासिल करो, लेकिन एक अच्छे इंसान बन करके हासिल करो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, किसी के दर्द पे तुम्हारी आंखों में आंसू आना चाहिए, किसी की पीड़ा में तुम्हारा हृदय दहक जाना चाहिए। कोई भूखा हो तो तुम्हारे हाथ से रोटी निकलना चाहिए, कोई प्यासा हो तो उसके लिए पानी होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर बन गए, अरे कोई गरीब आ जाए जिसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो, उस समय मेरे बच्चों तुम्हें पैसा नहीं चुनना, एक आदमी की जिंदगी चुनना है। ध्यान रखिए, ये हम इसलिए हमें ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी का घर जल रहा है तो हमारे घर में पानी होना चाहिए उसका घर बुझाने के लिए। हम ऐसी जिंदगी ना जिए। और आप पढ़ लिख रहे हो तो इतना ध्यान रखो, जब भी घर जाओ पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप ने पढ़ाई करने के लिए तुम्हें भेजा है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस शिक्षा का फल ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करें, हम अपने माँ बाप से बेरुखी से बात करें, हम अपने बड़ों को गलत जवाब दें। नहीं, ये पढ़ाई का फल नहीं होना चाहिए। अरे कितने भी कलेक्टर और कमिश्नर बन जाना, कितने भी IAS IPS अफसर बन जाना, यदि बोलने का सलीक नहीं है तो तुम एक पढ़े लिखे गंवार से ज्यादा तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। ध्यान रखना, बड़ों से कैसे पेश आया जाता है, छोटों से कैसे प्यार किया जाता है, ये शिक्षा मैं तुम्हें देने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। ध्यान रखना, ये जिंदगी कोई रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर जिंदगी की रेल सीधी भागती जाए। मेरे बच्चों, ये रेल की पटरी नहीं है कि इसमें बुलेट ट्रेन भाग रही है तेज गति से। अरे जिंदगी रेल की पटरी नहीं, जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है। वह पर्वतों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, कभी बियाबान जंगल होता है तो कभी सुंदर सुंदर घाट हुआ करते हैं। जिंदगी एक गंगा की धार है मेरे भाई। जिंदगी को इतना आसान मत समझो, जूझना पड़ता है वक्त से, लड़ना पड़ता है इस बुराइयों से, संघर्ष करना पड़ता है इस मानव के जीवन को जीने के लिए। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, जिंदगी को एक बात याद रखना, लायक बनाने में 100 साल कम पड़ जाते हैं और जिंदगी को नालायक बनाने में एक क्षण भी बहुत हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा, जिंदगी को नालायक मत बनाओ, जिंदगी को लायक बनाने का प्रयास करिए। पूरा वक्त देना पड़ता है, जीवन लगाना पड़ता है। नालायक तो 1 मिनट में बन जाते हैं, गंदी आदतें आप 1 सेकंड नहीं लगेगा सीख जाओगे। मेरे भाई, अभी मैंने कहा ना, कोई बच्चा खड़ा हो जाए माइक पे बोले, पसीना आता है, पैर कांपते हैं। मेरे भाई, अच्छा बोलने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन आज तक तुमने नहीं देखा होगा ऐसा कोई स्कूल दुनिया के किसी कोने में हो जहां गंदी गंदी गालियां सिखाई जाती हों। नहीं, वो सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाया करती हैं। भगवान का भजन याद करना पड़ता है, फिल्मी गीत याद नहीं करना पड़ते हैं, वो अपने आप याद हो जाते हैं। स्कूल का पाठ याद करना पड़ता है। एक बात याद रखो, अच्छी बातें सीखना पड़ती हैं और बुरी बातों को सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छी बातें सीखो, बुरी बात क्यों करते हो जिंदगी में? एक भी अवगुण तुम्हारे जीवन में आ गया तो सारे सद्गुण पे पानी फिर जाएगा। एक स्लेट में जब मैं पढ़ता था तो एक स्लेट पर लिखा जाता था, एक पेंसिल होती थी, उस स्लेट में 1000 शब्द लिखे हैं और एक बूंद पानी गिरा के हाथ फेर दो तो 1000 शब्द मिटेंगे या नहीं मिटेंगे? बताइए, मिट जाएंगे ना? हाँ या ना बोलो, मिट जाएंगे ना?
एक बूंद पानी ने 1000 अक्षरों को मिटा दिया। एक ड्रम में 1000 लीटर दूध रखा है और एक नींबू निचोड़ दो तो 1000 लीटर दूध का क्या होगा? बोलिए, फट जाएगा या नहीं फट जाएगा? एक नींबू ने 1000 लीटर दूध को फाड़ के रख दिया, एक पानी की बूंद ने 1000 अक्षरों को मिटा के रख दिया। इसका मतलब है हमारे जीवन में यदि एक भी बुराई आ गई, वो 1000 बुराइयों पर पानी फेर दिया करती है। ध्यान रखना, कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में एक भी बुराई नहीं आना चाहिए। एक मुल्ला नसरुद्दीन था और वह मुल्ला नसरुद्दीन की उम्र हो गई, उसको लड़की वाले देखने आए। मुल्ला नसरुद्दीन से लड़की के पिता ने पूछा कि मुल्ला, तुमने कभी शराब पी है? बोले, शराब? मैं तो जानता नहीं कि विस्की क्या होती है, रम क्या होती है, देसी क्या होती है, ठर्रा क्या होता है, मैं तो शराब के नाम तक नहीं जानता हूं। लड़की के पिता ने कहा, गजब कर दिया। अच्छा एक बात और बताओ। लड़की के पिता ने पूछा कि मुल्ला, कभी तुमने जुआ खेला है? बोले, जुआ? मैं तो ये भी नहीं जानता कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम खिचड़ी की बेगम कौन होती है, लाल की बेगम कौन होती है, हुकुम का इक्का। अरे लड़की के पिता ने कहा, तुझे कुछ नहीं मालूम? अरे ताश छुई नहीं मैंने जिंदगी में कभी। अच्छा मुल्ला, एक बात बताओ, तुमने कभी चोरी की है? चोरी? मेरे बाप ने कभी चोरी नहीं की। मैंने आज तक नहीं मालूम है कि भीड़ में जेब कैसे काटी जाती है, कैसे लूटा जाता है, मैंने आज तक नहीं मालूम है। तो लड़की के बाप ने कहा, तुम चोरी नहीं करते, तुम जिंदगी में कभी किसी की हत्या नहीं करते, तुम जुआ नहीं खेलते, तुम शराब नहीं पीते। मुल्ला एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक भी अवगुण नहीं है? मुल्ला ने कहा, नहीं मेरे पास एक भी अवगुण नहीं है, बस एक ही अवगुण है। बोले, क्या? बोले, मैं झूठ बोलता हूं। समझ गए क्या? कुछ को घर में जाके समझ में आएगा। एक झूठ ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। ध्यान रखना। बोले, मैं झूठ बोलता हूं, बाकी सब में अच्छाई है। अरे एक झूठ है तो फिर अच्छाई है क्या तेरे पास? ध्यान रखे। मान्यवर, विचार करना है। मैं स्कूल पढ़ता था, एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि बताओ, मैथ्स के टीचर थे, गणित के टीचर। उन्होंने पूछा कि बताओ 2 और 2 4, 2 और 2 कितने होते हैं? आप भी बता सकते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा कि 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं? 2 और 2 3 और 2 और 2 5 क्यों नहीं होते हैं? कोई उत्तर है आपके पास? मेरी क्लास में भी किसी के पास नहीं था। बोले, 2 और 2 3 क्यों नहीं होते हैं? और 2 और 2 5 क्यों नहीं होते हैं? और 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं? अपने शिक्षक से पूछना, क्यों होते हैं 2 और 2 4? गणित का प्रश्न था। मुझसे पूछा गया कि तुम बताओगे? मैंने कहा कोशिश करूंगा। मेरे क्लासरूम में 25 बच्चे थे, सब कुछ ना बोल पाए। 25 तो छोड़ो, तुम हजारों नहीं बोल पा रहे हो। ध्यान रखना। मेरे से पूछा कि तुम बताओगे? मैंने कहा जरूर बताऊंगा। तो बोले, बताओ 2 और 2 3 क्यों नहीं होते और 2 और 2 5 क्यों नहीं होते? मैंने कहा सर, इसलिए कि जब हमें इसलिए नहीं होते 2 और 2 3 कि हमें किसी का पैसा देना हो तो 2 और 2 3 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। जब हमें किसी का पैसा लौटाना हो तो 2 और 2 3 नहीं होना चाहिए, और जब हमें किसी से पैसे लेना हो तो 2 और 2 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 2 4 ही होना चाहिए। ध्यान रखना। मान्यवर, मेरे शिक्षक ने कोई गणित का प्रश्न नहीं पूछा था, मेरे शिक्षक ने इंसानियत का प्रश्न पूछा था। यदि 2 और 2 3 हो जाएंगे तो देते समय हम 3 रुपये लौटाएंगे, और 2 और 2 5 हो जाएंगे तो लेते समय हम 2 और 2 5 रुपये लेंगे। इसलिए गणित ने नियम बना दिया कि 2 और 2 4 ही होते हैं, ना 3 होते हैं ना 5 होते हैं। ध्यान रखिए, ये नैतिकता का प्रश्न है। मानिए,
विचार करना। आपसे निवेदन है, नैतिकता की पढ़ाई करो। एक मैं स्कूल का सबसे कमजोर विद्यार्थी था, सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठता था। लास्ट वाले तो शैतान ही होते हैं, शिक्षक की नजरों से बचना है। आगे बैठने वाले अलर्ट होते हैं। मेरे समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि कौन कहां, जिसको जहां बैठना है बैठो। मैं सबसे पीछे बैठता था, शैतानी। मेरे 2-3 दोस्त थे, शिक्षक लेक्चर दे रहा, हम वहां छोटे थे, कागज से एरोप्लेन बना रहे, फेंक रहे विंडो से बाहर। शिक्षक ने एक बार देखा, 2 बार देखा, इग्नोर किया, फिर हम लोग बातें कर रहे। शिक्षक मेरे पास आए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, क्या कर रहे हैं यहां? कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे, तुम्हें मालूम है? इंग्लिश के शिक्षक थे मेरे वो। ना मुझे तब इंग्लिश आई ना अभी आई, आज तक नहीं आई मुझे अंग्रेजी, ध्यान रखना, मान्यवर। उन्होंने कहा क्या कर रहे थे तुम यहां? मैंने कहा मैं क्लास में हूं, लेक्चर सुन रहा हूं। तो बोले लिखो। मैं हिंदी बोल रहा हूं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करूं। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने बोला मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं, लिखो इसको। मैं शैतानी कर रहा हूं, लिखो इसको, इंग्लिश में बताओ। मेरे बाप से अंग्रेजी नहीं आई, खड़ा रहा, बोले लिखो। बिना लिखे आज तुम घर नहीं जाओगे। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे लिखवाया। और मेरी राइटिंग मालूम है कैसी थी? आप लिखें खुदा वांचे। मैं लिख के ही बाजू वाले दोस्त से पूछता था, बता रहे मैंने इसमें लिखा क्या है। मुझे ही नहीं पता रहता था कि मैंने क्या लिखा है। और पहले के समय इंक पेन चलते थे, आपने भी देखे होंगे। इंक पेन चलते थे जिसमें स्याही भरी जाती थी, इंक भरी जाती थी। जल्दी करें, फटाफट बैठते जाएं। समय खत्म हो गया, तब आ रहे हो देवियों, तुम्हारी जय हो। बैठो बैठो, फटाफट बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। ट्रैफिक हमारा भी तो जाम हो रहा है। लोकेश जी कह रहे ट्रैफिक जाम था, मैंने कहा मेरा भी जाम कर दिया उनने प्रवचन में। बैठिए बैठिए। और आ रहे कितने हैं भाई? पूरे ही उदयपुर आ गया क्या? लिंक टूटता है बोलने का। ज्यादा बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ। मेरे शिक्षक ने कहा कि लिखो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मेरी राइटिंग इतनी खराब, इतनी खराब, जैसे चींटी के पैर होते हैं ना, इतनी बेकार राइटिंग। मैंने कोशिश की, डर के मारे हाथ भी कांप रहा था। और तुम्हारे जैसे भाग्य तो हम लाए नहीं थे कि टीचर मारे ना, हमें तो कूटने के लिए ही भर्ती किया जाता था स्कूल में। फटाफट कुछ हुआ धड़ाधड़ पढ़ते थे काले रूल से। माँ बाप भी जमा कर देते कि खूब कूटो इसको, पढ़ाओ लिखाओ, ध्यान रखना। मैंने कहा अब पिटूंगा तो पक्का है। मैंने कहा ये टीचर मुझे इसलिए नहीं मार रहा, इसने मेरा हेलीकॉप्टर देख लिया है बाहर उतरते हुए, अब पिटूंगा मैं, ध्यान रखना। उन्होंने कहा लिखो। मैंने लिखा, दुर्भाग्य से पेन की इंक लीक कर गई, पूरा पेज में धब्बा लग गया नीला। मैंने कहा ये धब्बा मुझे बचाएगा, ये बचाएगा। टीचर ने कहा इतने गलत ढंग से लिखते हो। उनने मेरी कॉपी ली और फाड़ करके फेंक दी। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। इधर लड़के बैठते थे, इधर लड़कियां बैठती थी। वैसे तो आज सब लड़कियों ने कब्जा कर रखा है। पागल हैं जो कहते देश में लड़कियां कम लड़के ज़्यादा हैं। यहाँ तो लड़कियां ज़्यादा लड़के कम दिखाई दे रहे हैं। कितनी सारी बेटियां बैठी हैं। हाँ, जैसी तुमने ताली बजाई ना, जब मेरी कॉपी फटी तो उनने भी ऐसी ताली बजाई थी और मेरा मजाक बनाया। इतना मजाक, हंसी जोर जोर से। हंसने में तो लड़कियां नंबर 1 होती है, ध्यान रखना। कोई लड़का कुटे और ये हंसे ना, ऐसा हो सकता है क्या?
टीचर ने लिया मेरे हाथ में काले रूल मारे, आज भी लगता है दर्द, ध्यान रखना, इतने जोर से मारे उसने मुझे, दी भारत ने, ध्यान रखना। लड़कियां मुंह पे हाथ रख के हंस रही हैं, मेरा सिर झुक गया, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा गेट आउट, निकलो क्लास से बाहर। मैं बाहर गया, दरवाजे पे खड़ा रहा, पीरियड पूरा हुआ, शिक्षक ने कहा अंदर आओ। मैं अंदर पहुंचा, हालांकि मेरे बहुत प्रिय शिक्षक थे, डी भारत उनका नाम था, क्रिश्चियन थे, और रिटायर्ड होने के बाद भी वो अपनी सेवाएं स्कूल को दिया करते थे, ध्यान रखना। मैं किसी प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ एक ही स्कूल है, हमारे समय प्राइवेट और गवर्नमेंट का कुछ लफड़ा नहीं था। कौन की बारात आ गई यार बरसात में, बरसात में शादी मत कर बेटा, सफल नहीं होती है, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको। उन्होंने मेरी कॉपी फाड़ी, बाहर निकाला, फिर मुझे अंदर बुलाया, इधर आओ। आज ही सब होना है ना। अंदर बुलाया, वो बोले इधर आओ बेटा, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा ऐसी जिंदगी तुम महान बना लोगे? तुम बिन बाप की औलाद हो, तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारी माँ कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाती है, लिखाती है, रात दिन मेहनत करती है, तुम यहाँ के हवाई जहाज उड़ाते हो। मैंने कहा सर मुझे माफ करना। उन्होंने कहा माफ नहीं करूंगा, यदि तुमने अपनी राइटिंग नहीं सुधारी ना तो हर बार तुम्हारी नोटबुक ऐसे ही फाड़ के फेंकी जाएगी, ध्यान रखना। तुम्हारी राइटिंग सुधरना चाहिए। हैंड राइटिंग से जीवन का भविष्य बनता है। मैंने कहा सर मैं बहुत कोशिश करता हूं, मेरे अक्षर ऐसे ही आते हैं। बोले नहीं। उन्होंने मुझे एक पेन दिया, आपको भी सिखा रहा हूं, पेन ज्यादा नीचे पकड़ोगे अक्षर बहुत खराब आएंगे, ध्यान रखना। पेन ज्यादा ऊपर पकड़ोगे तो भी अक्षर खराब आएंगे। मैं बिल्कुल किनारे से पेन पकड़ता था, अक्षर बहुत खराब आते थे। उन्होंने मुझे पेन पकड़ने की स्टाइल सिखाई और धीरे धीरे लिखो। और उन्होंने मुझे कहा बेटा रफ कॉपी कभी नहीं बनाना, जो कॉपी में लिख दिया वो फेयर होना चाहिए, वो रफ नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। एक बार लिख के काटो मत, ऐसे मत करो कि लिखा काट दिया गलत हो गया, यदि कटेगा तो फिर तुम सावधानी से नहीं लिखोगे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी राइटिंग अच्छी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जिस लड़के की पूरी स्कूल में राइटिंग खराब थी, 3 महीने में मेहनत करके मैंने अपनी क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग बनाने का मैंने प्रयास किया। एक दिन मेरी नोटबुक चेक होने आई, सर चेक कर रहे थे, उन्होंने कहा ये सुंदर अक्षर किसके हैं? मैं खड़ा हुआ, मेरे हैं। उन्होंने कहा हो नहीं सकता है तुम्हारे अक्षर इतने सुंदर हों। मैंने कहा सर मैं लिख के दिखा सकता हूं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखाया। मेरे सर ने कहा कि एक तुम ही ऐसे लड़के हो जिनने अपने शिक्षक की बात मानी, अपने कोट से पेन निकाला, वह पेन मुझे उपहार में दिया। जाओ तुम जीवन में एक दिन बहुत बड़े काम करोगे अपनी जिंदगी में। सब हो सकता है, आदमी सोच ले। उन्होंने मुझे 3 शिक्षाएं दी। अक्षर सुंदर रखो। दूसरी शिक्षा उन्होंने मुझे दी कि हमेशा होशियार विद्यार्थियों के साथ रहो, इंटेलिजेंट बॉय के साथ, जिनके क्लास में अच्छे नंबर आते हैं। पीछे बैठना बंद करो और आगे बैठो। इंटेलिजेंट लड़कों के साथ रहोगे, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। और तीसरी बात उन्होंने सिखाई कि बेटा कपड़े 2 जोड़ी हों, जरूरी नहीं है 10 जोड़ी कपड़े हों, 2 जोड़ी हों, लेकिन साफ होना चाहिए। और थाली में जब भोजन करो इतने सफाई से भोजन करना कि सामने वाला देखकर कहे मैं तुम्हारी थाली में भोजन कर सकता हूं। गंदगी से भोजन मत करना, हाथों को गंदा करके मत खाना। जीवन को महान बनाना है। उन्होंने 3 शिक्षाएं मुझे दी और मैं विश्वास दिलाता हूं ये तीनों शिक्षाएं आज मेरे जीवन के उत्थान में कारण बन गई। ध्यान रखना है, विचार करना, सोचना है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे बनो। ये 10-15 साल जो मिले हैं, अरे मौज मस्ती तो जिंदगी भर करना है।
अच्छा कमा लोगे तो जिंदगी भर मौज करोगे, और नहीं कमाओगे तो याद करोगे कि काश हम स्कूल में पढ़ लेते तो आज हमें ऐसी जिंदगी जीने को नहीं मिलती। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचना है। एक बच्चे का जन्मदिन आया, उसके पिता ने, उसके स्कूल के टीचर ने उस बच्चे को 1000 रुपए का नोट दिया। उस समय चलता था, अब तो बंद हो गया है, मोदी जी ने बंद कर दिया। 500 भी कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। महिलाओं, ज्यादा जोड़ जोड़ के मत रखो, मोदी खाली करा लेगा। 1000 रुपए का नोट दिया। उस बच्चे से उस टीचर ने पूछा कि बेटा इस 1000 रुपए में तुम क्या खरीदोगे? उसने कहा सर मैं सामान नहीं खरीदूंगा, मैं अपने शौक का कुछ नहीं खरीदूंगा। तो क्या खरीदोगे 1000 रुपए में? बोले 1000 रुपए में मैं अपनी मां के लिए चश्मा खरीदूंगा। चश्मा? 10-12 साल का बच्चा, तेरी मां के पास चश्मे नहीं है? नहीं सर, मेरी मां के पास चश्मा नहीं है, वो सिलाई करती है, सिलाई करके मुझे पढ़ाती है। कभी कभी सर सिलाई करते करते उसकी आंख की रोशनी कम है, सुई कपड़े की जगह उसके हाथ में लग जाती है। उस समय सर मुझे ऐसा लगता है कि वो सुई उसके हाथ में नहीं मेरे सीने में लग गई हो। मैं उसके लिए चश्मा लेकर आऊंगा। शिक्षक ने कहा 1000 का नोट और तुझे देता हूं। 2000 रुपए उसे दिए। क्या बनेगा बेटा? मेरी मां कहती है तू बड़ा ऑफिसर बनना, लेकिन वो गरीब है, वो कैसे बनाएगी मुझे? शिक्षक ने कहा बनोगे बेटा। उसने अपनी मां के लिए चश्मा लेकर के आया। 15 साल बाद वो छोटा सा बच्चा एक दिन चमचमाती कार लेकर अपने उस शिक्षक के घर पहुंचता है जिसने उसे 2000 रुपए दिए थे। जाके दरवाजा खटखटाता है। शिक्षक रिटायर्ड हो जाता है। शिक्षक दरवाजा खोलता है। शिक्षक पूछता है कि आप कौन हैं? बोले मैं आपके इस जिले में कलेक्टर बन के आया हूं। बोले आप हो कौन? मेरे घर क्यों आए हो? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया? बोले नहीं, आप याद करो, आज से 15 साल पहले मैं वो लड़का हूं जिसे आपने 2000 रुपए दिए थे। आज सर मैं आपकी 2000 रुपए लौटाने आया हूं। 2000 रुपए लौटाने। मैं बहुत गरीब था, आपने मेरी हेल्प की थी, मैंने अपनी मां को चश्मा लाया था, और आज मैं, उस समय 2000 रुपए मेरे पास नहीं थे, आज मैं यहां का कलेक्टर बन करके खड़ा हुआ हूं। उस टीचर ने पूछा तुम्हारी मां कहां है? बोले मेरी मां वो चमचमाती कार में बैठी है, जिसने आंखें फोड़ फोड़ करके मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। आज मैं उस मां को अपनी कार में बिठाकर पूरे शहर को दिखाता हूं कि देख मां, तेरा बेटा पढ़ लिख करके क्या बन गया। ध्यान रखना है मान्यवर, ये अरमान मां बाप के कौन पूरे करेगा? आपको पूरे करना है मान्यवर। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, आप ऐसे बच्चे बनो। हो सकता है कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी माँ बाप खराब होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, और कभी कभी बच्चे खराब होते हैं और माँ बाप अच्छे हुआ करते हैं। एक लड़के को मैं जानता हूं, उसका जन्मदिन था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि माँ बाप गलत राह पे हैं तो बच्चों का फर्ज है कि उन्हें सही राह पर लेकर के आए। ध्यान रखना, किसी के पिता दारू पीते हैं, किसी के पिता जुआ खेलते हैं, किसी के पिता व्यसनों में लीन है। आप ही मत सोचो कि माँ बाप है हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो। एक बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी हो रही, सब दोस्तों को बुलाया, उसके पिता ने केक काटा, पैसे वाले थे,
बच्चों का जश्न मनाया। बच्चे से कहा कि बेटा तू केक काट। बच्चे ने कहा मैं नहीं काटूंगा पापा केक। बोले क्यों? बोले आप बताओ मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो? उस पिता ने कहा बेटा तू मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे दिल की धड़कन है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। 15 साल का बच्चा बोले पापा मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पापा ने लिया, गले से लगा लिया उसको। केक पड़ा है, बाप बेटे गले मिल रहे हैं, छाती से लगाया। पापा मैं बहुत प्यार करता हूं आपको। पापा ने कहा बेटा मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पापा एक बात बताओ, आप मुझे समय से पहले छोड़कर तो ऊपर नहीं जाओगे। पापा ने कहा पागल, जन्मदिन पे ऐसी बात करते? माँ ने कहा कि पागल हो गया है क्या? आज तो सब तुझे दुआएं दे रहे कि जियो हजारों साल, और तू पापा से ऐसा बोल रहा है। बोले माँ मैं पापा से बिल्कुल सच बोल रहा हूं। पापा बताओ क्या आप मुझे वक्त से पहले छोड़ करके जाओगे तो नहीं? पापा ने कहा क्यों बोल रहा है आज ऐसा? बोले पापा मुझे लग रहा है कि आप मुझे पूरा जीवन नहीं दे पाओगे, आप चले जाओगे समय से पहले। ऐसा क्यों बोल रहा? बोले पापा आज कसम खाओ कि आप वक्त से पहले मुझे नहीं छोड़ोगे। तू ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है? बोले इसलिए पापा कि आप लगातार सिगरेट पीते हैं, और मैंने सुना है जो सिगरेट पीता है, एक सिगरेट 15 मिनट की आयु कम कर दिया करती है। और पापा यदि आप इस तरह सिगरेट पियोगे तो आप मेरा साथ जिंदगी भर नहीं निभा पाओगे, समय से पहले दुनिया से चले जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पापा जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाएं। पापा मेरा जन्मदिन तभी सार्थक होगा जब आज सिगरेट का आप त्याग करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं केक काटने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना है। कहते हैं उसी समय पापा के हाथ से सिगरेट छूट जाती है। उसने कहा बेटा स्मोकिंग से भी ज्यादा बढ़कर मेरी औलाद मुझे हुआ करती है। मेरे भाई एक बच्चे ने अपने बाप को सही रास्ते पर ले आया, ध्यान रखना है। केवल पढ़ना लिखना तुम्हारा फर्ज नहीं है मेरे बच्चों, घरों को स्वर्ग बनाना भी तुम्हारा फर्ज है। एक क्लासरूम में एक टीचर ने कहा कि कौन कौन बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्लास के सारे बच्चों ने कहा हम स्वर्ग जाना चाहते। एक बच्चे ने कहा मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। टीचर ने कहा तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम नरक जाना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा मैं नरक जाना भी नहीं चाहता हूं। तो फिर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? उसने कहा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। तो बोले तुम क्या चाहते हो? उस बच्चे ने अपने शिक्षक से कहा कि मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं सर, मैं वो काम करना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग नहीं, मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूं। ध्यान रखना है, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। बोले स्वर्ग धरती पर उतारोगे? बोले मैं एक दिन स्वर्ग धरती पर उतारने की कोशिश करूंगा, मैं स्वर्ग को जमीन पर लाऊंगा, जहां पे लाऊंगा। मालूम है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा नरेंद्र था, जो आगे जाके स्वामी विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है। उसने कहा मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूं। ये जज्बे अपने अंदर पैदा करो। खाए खोए जिंदगी जी और चले गए, कौन जानेगा तुम्हें दुनिया में? अरे कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, उनमें तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, मेरे इस प्रांगण में तुम आए हो, मैं चाहता हूं तुम उदयपुर से ना जाने जाओ, सारा उदयपुर तुमसे जाना जाए तो जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल होगा। ऐसे संस्कार अपने जीवन में लेकर के जियो। मेरे भाई आपसे निवेदन करता हूं, अरे स्कूल की किताब में कम नंबर आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन जिंदगी की किताब में हमारे नंबर कम नहीं आना चाहिए, उसमें हमें अव्वल दर्जे में आना चाहिए, हमें उसमें हमेशा फर्स्ट आना चाहिए। मानवीयता की किताब में नंबर 1 हमारा होना चाहिए। मैं कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं लाता था स्कूल में, ध्यान रखना है। मैं डरता था, घबराता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं सोचता था
मेरे सामने कवि सम्मेलन हो रहा था, मेरे सामने बड़े बड़े कलेक्टर एक समारोह में खड़े हुए बड़ा लेक्चर दे रहे थे। मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख तो नहीं सकता हूँ, कलेक्टर नहीं बन सकता, कमिश्नर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करना चाहता हूँ कि आज जिसे मैं सुन रहा हूँ एक दिन ऐसा हो सारी दुनिया मुझे सुने। ऐसे काम अपने जीवन में करूँगा और आज सारी दुनिया मुझे सुना करती है। मान्यवर ध्यान रखना है, कुछ ऐसे काम जिंदगी में करो, ये जिंदगी दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करती है। मान्यवर आपसे निवेदन है, जीने के लिए मत पढ़ो मेरे भाई, कुछ बनने के लिए पढ़ो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना 16 किलोमीटर दूर से पैदल चल के स्कूल आने वाला बच्चा, फटे कपड़े पहनने वाला बच्चा, दलित वर्ग में पैदा होने वाला बच्चा रोज 16 किलोमीटर दूर से पैदल आता है। आपके घरों में तो बस लेने जाती है, कार छोड़ने आती है, उसके पास कुछ नहीं था। 16 किलोमीटर दूर से आना और जाना, पैदल आना, साइकिल भी उसके पास नहीं थी। शिक्षक ने एक दिन उसे डांटा, तुम रोज क्लास में लेट आते हो, बैठे रहो वहीं दरवाजे पर, अंदर आने की क्लासरूम में जरूरत नहीं है, तुमको इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारा रोज का काम यही है। वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता, क्लासरूम के बाहर के दरवाजे पर बैठ जाता वो बच्चा। एक दिन शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल कर रहे थे, वो बाहर बैठा बैठा अपनी कॉपी में सवाल हल कर रहा था। शिक्षक ने देखा कि मैंने जो जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा सब उसकी कॉपी में लिखा, मैं जो जो रोज पढ़ाता हूं सब उसकी नोटबुक में लिखा। शिक्षक ने उसे अंदर बुलाया, बोले इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं सर, पढ़ाई कर रहा हूं। तो बोले मैंने तो तुम्हें सजा दी है ना कि बाहर बैठो। तो बोले सर आपने सजा बाहर बैठने की तो दी है, पढ़ने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर चेयर पर बैठूं या जमीन पर बैठूं, मैं पढ़ाई बाहर भी उतने अच्छे से कर सकता हूं जितना भीतर बैठ के कर सकता हूं। उस बच्चे ने सारे सवाल हल किए, शिक्षक की आंखें भरी, उन्होंने बच्चे के कंधे पर हाथ थपथपाया और क्लासरूम के बच्चों से कहा तुम भीतर बैठकर शैतानी करते हो और ये सजा पाने के बाद भी पढ़ाई करता है, बोलो ये बच्चा जीवन में नाम नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? मालूम है वो बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति KR नारायणन बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है बच्चों। कभी हमें हमारी जिंदगी में ऊपर चढ़ाने वाले लोग भी मिलते हैं सीढ़ी पर, तो सांप की तरह डसने वाले लोग भी हमारी जिंदगी में मिलेंगे। आपसे निवेदन करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा, जीवन में समय की कीमत को समझना अपनी जिंदगी में। मैं बेटियों से निवेदन करता हूं, माहौल बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं, स्कूल गई बेटी लौट कर आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। निर्भया जैसे कांड इस देश में हुआ करते हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, कोई भाई कोई रक्षाबंधन नहीं, अपनी रक्षा स्वयं करो, दुर्गा बनो, रणचंडी महिषासुर मर्दनी बनो, असुरों का नाश करो, दुष्टों का संहार करो। अरे चूड़ियां ही नहीं, तलवार उठाना भी तुम्हें सीखना है अपनी जिंदगी में। मान्यवर अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करना है, हर बेटी को आना चाहिए अपनी रक्षा करना। केवल पराठे बनाना मत सीखना, कराटे चलाना भी तुम्हें आना चाहिए, ध्यान रखना। विषम स्थिति है इस देश की, अपनी रक्षा स्वयं करो, कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा को। इस देश के लोग इतने जालिम हैं कि लड़की के साथ बलात्कार होता है, लोग देखते हुए निकल जाते हैं, लड़की की हत्या होती है, लोग उसकी लाश को उठाने वाले नहीं होते हैं, सड़कों पर तेजाब से तड़पती है, चीखती है, कोई अपनी कार में डालने वाला नहीं मिलता है। बेटियों पढ़ रही हो, दोस्ती जरा संभल के करना, गोरी चमड़ी और मीठी मीठी बातों में मत आ जाना, जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाया करती है, ध्यान रखना है। जिंदगी को बहुत अच्छे से जियो। मैं स्कूल के पाठ नहीं, मैं जिंदगी के पाठ आपको पढ़ा रहा हूं और लड़कों से भी निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, अरे जितनी महान तुम्हारी बहन है उतनी महान किसी और की बहन भी हुआ करती है, ध्यान रखना है। बुरी नजर मत डालो बेटियों पर, ध्यान रखना है। मान्यवर बुरी निगाह से मत देखो उनको,
बार आपसे आग्रह है, क्योंकि जब अपनी बहन निर्भया बनती है तो सीने में दर्द होता है, दूसरे की बहन बने तो भी हमारे सीने में दर्द होना चाहिए, ध्यान रखना है। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, समय हो गया है आपका, इतना ही मेरा निवेदन है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी क्षण आ जाए, मेरी बेटियों मेरे बेटों, कैसे भी परिस्थिति बुरी से बुरी आ जाए, तुम लाखपति से खाकपति भी हो जाओ, कैसे भी क्षण मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक संकल्प कर लेना अपने जीवन में, एक संकल्प, हम हर मुसीबत से लड़ेंगे, जूझेंगे। आज एक विश्वास दिला दो, आज 2-3 बातें मुझे बता दो, बस खत्म करता हूं। आज संकल्प लो, हर परिस्थिति में हर हाल में जिएंगे, लेकिन कभी भी हम आत्महत्या नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। नंबर कम आए चलेगा, कोई बात नहीं, जिंदगी में फेल मत हो, कागज में हो जाओ तो कोई बात नहीं। हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ, हे गुरुदेव, हाथ उठाइए दोनों, आकाश में लहराइए और बोलिए, एक प्रतिज्ञा करो, हे गुरुदेव, सभी एक स्वर में बोलो, हे गुरुदेव, आज हम संकल्प करते हैं, विकट से विकट परिस्थिति में भी हम जीना नहीं छोड़ेंगे, हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। बोलिए, हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। दूसरा नियम लीजिए, हे गुरुदेव, हम नियम लेते हैं, हम रूखी सूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन कभी भी आतंकवादी नहीं बनेंगे, ध्यान रखिए। हाथों को उठाकर बोलिए, हम कभी आतंकवादी नहीं बनेंगे, हम कभी देशद्रोही नहीं बनेंगे, हम अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे, ध्यान रखिए। ये 2 काम, ना किसी को मारेंगे ना अपनी हत्या करेंगे, हम कभी आतंकवादी नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ये 2 काम यदि तुमने कर ली अपने जीवन में, मेरा 1 घंटा बोलना सार्थक और सफल हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। अच्छे इंसान बनो, क्योंकि तुम भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, मैं भारत हूँ, तुम भारत हो, ये भारत है। कभी भी स्कूल में अपने शिक्षकों का उपहास नहीं बनाना, कभी उनका मजाक नहीं बनाना, हो सके तो उनके चरण छू लेना। किताबों से ज्ञान नहीं, गुरुओं के आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त हुआ करता है जिंदगी में, ध्यान रखिए। सभी बच्चों ने सुना, अनुग्रहित हूँ। समय 10 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए, क्योंकि और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, अभी कोई उठेगा नहीं। हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षक विभाग, आज सारे स्टूडेंट यहाँ हैं, शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, पधारिए। क्या बात है, भरा शिक्षा के क्षेत्र में एक बार नहीं कई बार मुलाकात इनसे होती रहती है। आइए, पधारिए, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर हमारे शिक्षा मंत्री जी का बहुमान करें, जिनकी छत्र छाया में हम उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्वागत करो भाई इनका ना। स्वागत और अभिनंदन के लिए सभी को किताबें बांट दो। त्रिशला जी, पूरे बच्चों को लास्ट तक विधायक फूल अब बांट दीजिए किताब। वे भी पधारे, आशीर्वाद ग्रहण करें। फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, आचार्य श्री विधायक फूल सिंह। बोल अरे इनको तो जानते हैं। देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अभी एक दुर्घटना, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, कुछ बच्चे शहीद हो गए। मैं आज कोई भी स्वागत नहीं कराऊंगा, जोरदार तालियों से इनकी भावनाओं का सत्कार करिए। ये स्वागत नहीं कराएंगे। 2 मिनट लोकेश जी, 2 मिनट माइक दीजिए। वापी साहब भी पधारे हमारे पास, दाइमा साहब वापी से पधारे। महाराज श्री के बाद मेरा क्या बचता है? पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, क्योंकि मेरे सामने तो संकट है,
कि मैं पूज्य गुरु जी के सामने क्या बोल सकता हूँ, लेकिन एक निवेदन करने के लिए मैं खड़ा हूँ, आपकी अनुमति। हम सब लोग जाने अनजाने में हमारा देश का बुरा कर रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं कई घरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे देश में निर्माण किया हुआ सामान कम से कम मिलता है। कोई चाइना का सामान होता है, कोई जापान का सामान होता है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ का होता है, बल्कि बर्तन धोने वाला जो विम बार कहते हैं वह भी बाहर का होता है। और इसके कारण से हमारे देश के जिन लोगों को रोज़गार मिल सकता था वह रोज़गार नहीं मिलता। हमारे देश को जो आर्थिक दृष्टि से संबल मिलता वो नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ का कमाया हुआ धन बाहर चला जाता है। और फिर उसी धन से हमारे दुश्मन देश का सहयोग करने वाले ऐसे देश जिसका हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं, यानी चाइना, वो जब मौका आता है तो हमारे दुश्मन देश का सहयोग करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि यदि हम हमारे देश से प्यार करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं, तो हमारे भारत देश में निर्मित सामान ही हमको उपयोग में लेना चाहिए। चाहे वह पेन हो, चाहे वह कंघा हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे अन्य सामान जो भी हो, देखना चाहिए कि मेरे देश का निर्मित है कि नहीं है। और मेरे देश में निर्मित नहीं हुआ है तो कोशिश करें कि उसका उपयोग ना करें। कुछ सामान ऐसे हो सकते हैं जो हमारे यहाँ नहीं बनते हो, लेकिन मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि लगभग सब सामान यहाँ बनते हैं। क्योंकि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब यानी युद्ध हुआ था, तब आप सब लोग को पता होगा कि हमारे देश के निर्मित सभी सैन्य साजो सामान विदेशों से भी बहुत अच्छे और मजबूत निकले, कि उनके सारे सामानों को, सारे युद्ध की सामग्री को हवा में ही नष्ट कर दिया, कोई देश पा नहीं पाया हमको। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे देश में निर्माण नहीं होती हो। इसलिए कोशिश यही करें कि हमारे देश में निर्मित सामान ही खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, देश को मजबूती मिलेगी, हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको कोई आर्थिक दृष्टि से सहयोग नहीं कर पाएगा, सैन्य सामग्री से सहयोग नहीं कर पाएगा, तो ये भी सबसे बड़ी देश सेवा होगी। इतना ही मेरा निवेदन है। मैंने महाराज जी दृष्टता किए आपके समक्ष बोलने की। प्यारे बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री, तो मेरे को आकर कहा गया है कि शायद आप भूल गए कि शिक्षा मंत्री तो बच्चों के लिए भी कुछ कहें। शिक्षा के साथ साथ बच्चों, हम सब लोगों को संस्कार भी ग्रहण करना जरूरी है। जब महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, हम अच्छे लोगों की जब संगत में बैठते हैं, जो स्कूल में पढ़ते समय जो गुरुजन हमको बताते हैं, तो उन सबको आत्मसात करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। क्योंकि केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कारों का समावेश होगा तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे नागरिक हम बन पाएंगे। केवल शिक्षा से हम बाबू बन सकते, केवल शिक्षा से नौकरी पा सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा होगी तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए अच्छे इंसान बनने के लिए जहाँ से भी हमको संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए और उनको जीवन में उतारना चाहिए। इतना मेरा आपसे निवेदन है। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। देखिए, मंत्री जी ने बहुत अच्छी भावनाएं, स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करें, स्वदेश के प्रति सम्मान बढ़ाएं। मेरी भी यही सोच है, मैं भी जन जन को यही प्रेरणा देता हूँ। आज उन्होंने दी संस्कार, मैंने आज बच्चों को प्रदान करने की कोशिश की। बहुत बहुत आशीर्वाद मंत्री जी को मैं यहाँ से प्रदान करता हूँ। माननीय आचार्य, जोरदार तालियों से माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत और अभिनंदन करें।
जिन्होंने यहाँ पधार कर महती कृपा की और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी बच्चे अपने स्थान पर ही बने रहेंगे क्योंकि हमें साहित्य कैलेंडर और आपको उपहार देना है। सभी वॉलंटियर्स बीच में चले जाएं, बच्चे कोई भी उठे नहीं अपनी जगह से। आई सभी वॉलंटियर साहित्य बांटना प्रारंभ करें और कैलेंडर बच्चों को बांटना प्रारंभ करें। प्रभारी शिक्षक जो आए हैं वो भी इस कार्य में सहयोग करें। जो उपहार, बच्चे अपने स्थान पर ही बने रहें। हमारे उद्घोषणा के बाद, हमारे अनाउंसमेंट के बाद ही आपको उठना है क्योंकि बाहर एक कार्यक्रम और है और वहां पर बहुत भीड़ हो रही है, तो आप व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सभी शिक्षक अपने बच्चों को निर्देशित करें। करता हूं कि एक भी बच्चे ने, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यही है कि जिस मनोयोग से सब बच्चों ने सुना है, ये शिक्षकों के संस्कार का परिणाम यहाँ पर दिखाई दिया है। मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दिनों दिन आपका स्कूल तरक्की करे, आप ऐसे ही बच्चों को गढ़ें, एक इंसान बनाकर वहाँ से निकालें, आशीर्वाद देता हूँ। और जो भी यहाँ पर हैं उपलब्ध हैं, शिक्षक जी, शिक्षिकाएं, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ये वाला गेट खोल दें अपन, ये वाला गेट, ये वाला खोलें, बच्चों को निकालना शुरू करें। पिंटू जी, एक एक स्कूल निकलते जाएं। आलोक स्कूल की पहली क्रम में जो बैठे हैं बच्चे वो उठकर बाहर चले जाएं। आलोक स्कूल के बच्चे के सरल बनाया जाता है, कैसे हम उसे कम मेहनत में अधिक नंबर कैसे पाएं। जो बातें प्रवचन में नहीं हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। पुस्तक का नाम है भारत भाग्य विधाता। वह पुस्तक आपके जीवन को और आपकी पढ़ाई में सहयोगी बनेगी। उसे लेकर के रखें नहीं, घर जाकर उसकी पढ़ाई करें। 20-25 पेज की बुक है, आप आधे घंटे में उसे पढ़ के रख सकते हैं। आप ले जाएं और दूसरों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें।